नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश फेस टू फेस। मैं हूं आपके साथ आलोक। आज हमारे इस स्पेशल शो में हमारे साथ एक ऐसे मेहमान हैं। जब हम संघ की बात करते हैं, जब हम आरएसएस की बात करते हैं, यही आरएसएस का शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है और इस शताब्दी वर्ष को लेकर के जगह जगह पर संघ कई कार्यक्रमों का आयोजन भी कर रहा है। क्या कुछ उन कार्यक्रमों की रूपरेखा रहेगी, संघ को लेकर के इन पिछले सालों में किस तरीके से बदलाव आया है। संघ समर्थक अशोक सिन्हा जी आज हमारे साथ खास मेहमान के तौर पर मौजूद हैं। वो अशोक सिन्हा जी जिनके पास 6 दशक से ज्यादा का संघ से जुड़े रहने का अनुभव है, तो उनसे इस शानदार अनुभव के बारे में बहुत सारी चीजों को शेयर करेंगे। अशोक जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस TV27 न्यूज़ के स्टूडियो में। जब हम संघ को बात करते हैं, संघ की कार्य पद्धति को लेकर के बात करते हैं, आपके पास एक, जैसा कि मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में ही कहा, कि एक 6 दशक से ज़्यादा का लंबा अनुभव रहा। तो सबसे पहले मैं तमाम सारी तो बातें एक तरफ, लेकिन संघ से जुड़ाव कैसा, क्योंकि आप तो खुद एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर थे, और फिर इधर कैसे झुकाव आया? देखिए, बाल्यकाल से ही जब मैं 11 वर्ष का था तब से मैं संघ की शाखा में बच्चों के खेल से आकर्षित होकर के मैं गया था। और उसके बाद फिर जब बौद्धिक स्तर पर मैं मजबूत हुआ और हमने अनुभव किया कि संघ क्या है, संघ एक जीवन जीने की एक कला हो गई कि जो जीवन में चाहिए वो संघ के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। बाद में मैं बहुत से संगठनों को नज़दीक से देखा। उस समय जब मैं स्नातक स्तर पे आया तो समाजवादियों का बहुत बड़ा जोर था। हमें कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने भी पकड़ा और संघ में मैंने बताया कि कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हमें कामरेड बनाना चाहते हैं। तो संघ से कहा गया कि आप बनिए, बन के देखिए उनकी कार्यपद्धति क्या है। तो मैं लगभग 2 वर्ष कामरेड भी रहा। फिर समाजवादियों के साथ प्रोफेसर आनंद कुमार आजकल दिल्ली में हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो उनके साथ, वो हमारे क्लास फेलो थे, तो समाजवादियों के साथ भी रहा। तो सब अनुभव करने के बाद हमने अनुभव किया कि जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, एक ऐसी विचारधारा है, एक ऐसा कार्यक्रम वो देता है, व्यक्ति निर्माण की संस्था है, जिससे जुड़कर हम जीवन का जो लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं, मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य और राष्ट्र के लिए कुछ करने की अगर संभावना है तो उसमें पूरा योगदान, यह हमें संतुष्टि मिली और तब से मैं जुड़ा। फिर तो देखा अशोक जी ने किस तरीके से कहा, जुड़े तो कई संगठनों से थे, लेकिन बड़ी बात यह है कि जब राष्ट्र निर्माण की बात की जाती है, जब देश हित की बात की जाती है, तो संघ को ही उन्होंने सर्वोपरि माना और चुना। सर, जब आपने कहा कि आप जिस तरीके से, जब कई विचारधाराएं थी, कई संगठनों से आपको जुड़ने के ऑफर आए, आप जुड़े भी, लेकिन जो फाइनली डिसीजन जब लिया आपने, वो संघ से जुड़ने का लिया, तो उन संगठनों में क्या कुछ ऐसा खास नहीं था जो आपको लगा हाँ ये तो आरएसएस में है, ये संघ में नहीं है? अब देखिए, कम्युनिस्ट विचारधारा उस समय बड़े उफान पर थी, परंतु क्रांति से ही केवल परिवर्तन आएगा, ऐसा मेरे अंदर भाव जो है ये जगह कि क्रांति से परिवर्तन नहीं आएगा। अगर परिवर्तन क्रांति से आता है तो तत्काल आता है, परंतु उसका जो परिणाम है वो भी अस्थायी होता है, वो क्रांति से ही चला भी जाता है। अगर खूनी क्रांति से कोई परिवर्तन आया तो वो सडन आएगा और सडन चला जाएगा। इसके अलावा मैंने देखा कि जो राजसिक परिवर्तन है, जिसको हमने खूनी क्रांति को दिया कि वो तामसिक परिवर्तन है। जो राजसिक परिवर्तन है उसमें कानून बनाइए, शासन करिए, तो आप देखिए कि बहुत स्लो उसका परिणाम आता है। कानून बनेगा, फिर उसका पालन होगा, फिर अनेक लोग तोड़ेंगे, फिर तू डाल डाल मैं पात पात, इस स्तर पर जब चलेंगे। संघ की जो विचारधारा है वो सात्विक परिवर्तन की है, व्यक्तियों से मिलना, हृदय परिवर्तन करना और समाज के लिए उन्हें खड़ा करना, उनके अंदर इस बात की भावना पैदा करना कि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। और जब ये विचारधारा को हमने पकड़ा तो ये पाया कि ठीक है, परिवर्तन की गति थोड़ी धीमी होगी, परंतु परिवर्तन स्थायी होगा, राष्ट्र हित में होगा, व्यक्ति हित में होगा, समाज हित में होगा। तो यह हमें भाव सबसे अच्छा लगा। जी, तो अशोक जी, आपने विचारधारा को लेकर के बात की,
इसी से मेरा जुड़ा सवाल है, संघ की विचारधारा जब हिंदुत्व को लेकर के बात की जाती है, जब बीजेपी को लेकर के बात करी जाती है, जब संगठन को लेकर के बात की जाती है, चुनाव को लेकर के बात की जाती है, सरकार को लेकर के बात की जा सकती है, तब अशोक जी किस तरीके से जवाब देते हैं? खास करके जब हम डिबेट में भी बैठे होते हैं तब हम सुनते हैं आपके बहुत सारे वीडियो वायरल होते हैं, जब खास करके विचारधारा को लेकर के और कट्टर हिंदुत्व को लेकर के। देखिए, सीधी सी बात है कि समाज में परिवर्तन तो सभी चाहते हैं और परिवर्तन का परिणाम सुखद होना चाहिए। पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं सिंहासन चढ़ते जाना, सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक ऐसा संगठन है जिसने अपनी स्थापना काल 1925 से लेकर के लगभग 50 वर्षों तक, यानी आधी शताब्दी तक व्यक्ति निर्माण के कार्य में वह जी जान से जुड़ा रहा। और यह जो उसका द्वितीय आयाम है इस समय, वह है समाज परिवर्तन का। और समाज परिवर्तन में विभिन्न प्रकार के समाज सेवा के कार्य हैं जिसमें कि आप स्थायी परिवर्तन समाज में ला सकते हैं। और उसी दिशा में 50 साल और बीते। आज जीवन का कोई क्षेत्र नहीं बचा है जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों ने अपना संगठन न खड़ा किया हो, और उसके इतने सुखद परिणाम आ रहे हैं। विद्यार्थी परिषद है, भारतीय मजदूर संघ है, आप देखिए तो अधिवक्ता परिषद है, आप जिस भी संगठन में चले जाइए, आप राष्ट्र सेविका समिति महिलाओं के क्षेत्र में है, राजनीति के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की भी स्थापना, उसका मातृ संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। तो आप देखिए कि एक 10-11 वर्षों से अवसर मिला है ठीक ढंग से। तो इस 11 वर्षों में या 10.5 वर्षों में कह लीजिए, परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है और परिवर्तन शानदार दिखाई पड़ रहा है। जनता भी कह रही है कि जिनको कि किसी प्रकार से चुनाव नहीं लड़ना है या सभासद नहीं बनना है, वो जो सामान्य जनता है जो सुखद जीवन चाहती है, आदर्श जीवन चाहती है, उनके मन में संतोष है कि अब तक की जो सरकारें थीं उनमें यह सरकार सबसे अच्छी आई है। भ्रष्टाचार की कोई शिकायत आपको कहीं से नहीं मिल रहा है। आप ये देखिए कि कार्य भी समाज में जो बहुत से भ्रष्टाचार के केंद्र थे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारा भ्रष्टाचार समाप्त हुआ है, परंतु जो बहुत बड़े बड़े केंद्र थे उनमें आप देखिए कि जो तकनीकी ला करके और सीधे बेनिफिशरी को पैसा उसके हक में ट्रांसफ़र करके अब बहुत सहूलियत प्रदान की गई है। बिल्कुल, ये तो आप बता रहे हैं कि किस तरीके से जो बदलाव की जो बयार बही है, जो ट्रांसपेरेंसी आई है, जो पारदर्शिता आई है। लेकिन अशोक जी, एक सवाल का जवाब जो एज बिंग जर्नलिस्ट मुझे इस सवाल का जवाब कई बार फेस करना पड़ता है, वो मैं आपसे भी बड़ी बेबाकी से पूछना चाहूँगा। लगातार जब सरकार को लेकर के बात की जाती है तो ये सवाल उठता है या आम जन में के जहन में वो तस्वीर आती है कि संघ चला रहा है सरकार को? देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राजनीति में भाग नहीं लेता, परंतु वह राष्ट्रनीति में भाग लेता है। राजनीति में वह चीज़ें जो राष्ट्र को प्रभावित करती हैं, सीधे सीधे ऐसा निर्णय जिससे कि संपूर्ण राष्ट्र प्रभावित होगा, हम उस पर अगर हमसे राय मांगी जाती है तो जरूर देते हैं। बाकी भारतीय जनता पार्टी एक स्वतंत्र संगठन है, स्वतंत्र उनके अध्यक्ष है, स्वतंत्र उनकी कार्यकारिणी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक मातृ संगठन के रूप में वो मानते हैं, सम्मान देते हैं और कभी कभी पूछ भी लेते हैं, राय भी मांगते हैं। तो राय देने का कार्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पूछने पर देता है और वह सदैव ध्यान रखता है कि नेशन फर्स्ट, जो भी कार्य आप करने जा रहे हैं क्या उसमें राष्ट्र प्रथम है, व्यक्तिगत स्वार्थ आपका नहीं होना चाहिए, भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए और जनता की सेवा, गरीब जनता की सेवा, खास तरीके से जो अभी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से पिछड़े लोग हैं, उनको संपूर्ण सहभागिता मिले, उनका भागीदारी बढ़े, इन कार्यों की ओर अगर सरकार चलती है तो यह माना जाता है कि अच्छी दिशा में सरकार जा रही, और सरकार जा भी रही अच्छी दिशा में। मैं समझता हूं कि यह एक संतोषजनक बात है। अच्छा, लेकिन आपने कहा, बड़ी आसानी से इस सवाल का जवाब दे दिया कि जब मांगती है सुझाव तो संघ देती है, तो ये गलत मैसेज फिर जाता कहाँ से है? फिर ये नहीं, गलत मैसेज संघ की ओर से तो कहीं नहीं जाता नहीं। और गलत मैसेज किसको जा रहा है ये स्पष्ट करें तो हम बताएं कि ये किसको संघ नहीं, कि पूरे जब डायरेक्शन आप लोगों का रहता है, संघ का रहता है। देखिए, ऐसा नहीं है, संघ का कोई डायरेक्शन नहीं रहता। सरकार चलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी स्वतंत्र है और
भारतीय जनता पार्टी को जब आवश्यक रूप से ये लगता है कि चूंकि एक सामाजिक संगठन है, सांस्कृतिक संगठन है, देश की नब्ज क्या है इनके पास मालूम रहता है, तो जब वो इस संबंध में बातचीत करते हैं, बड़े बड़े मसले ऐसे होते हैं जिस पर कि बातचीत होती है। अब देखिए देश पहलगाम में आक्रमण हुआ और धर्म पूछ करके जब आक्रमण किया गया, मारा गया, लोगों को गोली मारी गई, तो सीधे मोहन भागवत जी मिलने पहुंच गए प्रधानमंत्री जी से। ये बहुत जिसको रेयर कहते हैं कि सरसंघ चालक प्रधानमंत्री से मिलने जाए, और मिल करके जो वार्ता हुई तो उसमें यह कहा गया कि देश का स्वाभिमान, अगर देश शक्तिशाली है तो देश शक्तिशाली दिखाई पड़ना चाहिए, और इस प्रकार से हमारा स्वाभिमान अगर सुरक्षित रहेगा, हमारे देश की जनता सुरक्षित रहेगी, और वह तभी होगा जब आप शक्तिशाली बनेंगे। तो शक्तिशाली, अगर लोग कह रहे हैं कि आप चौथी आर्थिक शक्ति हो गए हैं, आप पहले से बहुत शक्तिशाली हो गए हैं, देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ है, तो फिर इस प्रकार की घटनाएं क्यों हो रही हैं? और अगर हो रही हैं तो उनके रोकने के लिए कठोरतम कार्यवाही होनी चाहिए। और देखिए फिर सरकार ने कितनी खूबसूरती से उसका जवाब दिया, और पूरे विश्व में एक संदेश गया कि भारत वास्तव में शक्तिशाली है, जवाब देता है, दुश्मन देश के घर में घुस के जवाब देता है, और एक प्रकार का वातावरण निर्माण हुआ राष्ट्र प्रेम का। तो जो ये संघ सदा नीरा राष्ट्रधारा का एक शतायु संगठन है, 100 वर्ष इसके इसी अक्टूबर महीने में पूरे हो रहे हैं, तो जो लक्ष्य हम चाहते थे कि हिंदू समाज संगठित हो, हिंदू समाज जब हम कह रहे हैं तो इसमें प्रत्येक भारतवासी आता है, इसमें मंथ मजहब और रिलीजन का कोई भेद नहीं करते हुए जो भारतीय है, जो भारतीय इतिहास को समझता है, जो भारतीय जय पराजय को अपना मानता है, जो इस देश के महापुरुषों को अपना मानता है, वह सभी हिंदू हैं। तो हिंदू संगठित हो, और जब संगठित होगा तो संघे शक्ति कलयुगे, संगठन में ही शक्ति है कलयुग में, तो वह प्रकट होना चाहिए। बिल्कुल। और कहते भी हैं भारत भूमि एक महान संस्कृति की पर्याय है। जब हम महान संस्कृति को लेकर के बात करते हैं, आपने भी कहा शताब्दी वर्ष भी जिस तरीके से संघ मना रहा है, संघ का उद्देश्य भी है कि हर गांव, हर बस्ती तक अपनी बात को कहीं ना कहीं पहुंचाना। तो क्या कुछ ऐसा मैसेज है, कौन सी ऐसी बात है जो आने वाली पीढ़ी को जो है, जो आत्मसात करती है संघ को, संघ से जुड़ना चाहती है, उस तक ये पहुंचे? देखिए, संघ के 100 वर्ष जो पूरे हो रहे हैं, तो यह विश्व का एक ऐसा अनूठा संगठन है जो 100 वर्ष तक निरंतर क्रियाशील रहते हुए और सीधे सीधे 100 वर्षों में एक ही संगठन, एक चालकानुवर्ती कार्य करते हुए अपना ये शतायु वर्ष पूरा कर रहा है। इसमें कहीं कोई विभाजन नहीं हुआ। दुनिया में कोई ऐसा संगठन नहीं है आज तक जो 100 वर्ष का जीवन जिए हो और उसमें विभाजन न हुआ हो। तो यह एक उपलब्धि है, और वह उपलब्धि इसलिए है कि इसमें जो लोग हैं वो त्याग की भावना से हैं, राष्ट्र की भावना से हैं, राष्ट्र सर्वोपरि की भावना से हैं, इसलिए शताब्दी वर्ष है। अब शताब्दी वर्ष में एक प्रश्न उठा कि क्या आप कोई बहुत बड़ा समारोह करेंगे, क्या कोई कुछ बड़ा कार्यक्रम होना चाहिए? संघ ने कहा नहीं, हम समाज के साथ समरस होकर के कार्य करते हैं, इसलिए उसने 5 प्रण लेने की बात कही है। वो 5 प्रण में सबसे पहला प्रण ये है कि सामाजिक समरसता। समाज में सभी प्रकार के लोग हैं, जाति विभेद नहीं हो, और सभी लोग एक साथ, एक समझते हुए, अपने को एक राष्ट्र का निवासी होने का भाव रखते हुए समरस होकर के आगे बढ़ें। उंगलियां 5 छोटी बड़ी हो सकती हैं, परंतु इन सब में समरसता होनी चाहिए कि हमको कंप्यूटर बनाना हो या ट्रैक्टर ठीक करना हो तो काम सब मिल करके करना पड़ेगा। मुट्ठी बांधना है तो मुट्ठी बंद करके एक साथ होना पड़ेगा। तो यह सामाजिक समरसता का पहला प्रण लिया। दूसरा प्रण लिया कि परिवार प्रबोधन। परिवार में भाषा, भूषा, भोजन, भजन और भवन और भ्रमण, यह 5 अच्छे ऐसे तत्व हैं जो सब मिल करके होना चाहिए। भूषा शालीन होनी चाहिए, परिवार में यह प्रबोधन होना चाहिए। भाषा, अपनी मातृभाषा को महत्व देना चाहिए। जिस भाषा में हमने जन्म लिया है और उसमें हम बोल रहे हैं, उस भाषा में
पढ़ाई होनी चाहिए, हमारा विज्ञान बढ़ना चाहिए। इसके अलावा भवन जो आपका है बना हुआ, वो दिखाई पड़ना चाहिए कि वो एक इस भारतीय संस्कृति के अनुसार भवन है आपका। भोजन भी आपका परिवार के साथ मिल करके कम से कम रोज न कर सकें तो सप्ताह में एक दिन मिल बैठ करके भोजन तो करें। इसके अलावा भ्रमण, तीर्थ स्थलों का आपको भ्रमण करना चाहिए, जहाँ पर भी हमारे पावन तीर्थ हैं वहाँ जाना चाहिए। और इसी प्रकार से जो भावना है वह भी भारतीय संस्कृति के अनुरूप होनी चाहिए। तो दूसरा ये प्रण हमारा जो पूरा हुआ कि यह परिवार प्रबोधन, परिवारों में यह भाव जाना चाहिए, संदेश जाना चाहिए, इसलिए हम लोग घर घर संपर्क कर रहे हैं। तीसरा है स्व का भाव जागरण। हम भारतीय पद्धति, भारत का देश विश्व गुरु रहा है और हमारी चाहे आर्थिक व्यवस्था हो, चाहे सांस्कृतिक व्यवस्था हो, चाहे आर्थिक सामाजिक के साथ साथ भौगोलिक भी जो हमारी पद्धति है, वह सब मिलकर के एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभरे और स्वतंत्र हमारा तंत्र भी हो और हमारी सोच भी स्वतंत्रता की हो। तो यह भावना, स्व की भावना इसमें है। अगला है इसका जो प्रण है वह है नागरिक कर्तव्य, कि जो हम अगर कार चला रहे हैं तो हमको सीट बेल्ट बांधना चाहिए, मोटरसाइकिल चला रहे हैं तो हेलमेट लगाना चाहिए। हम देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। हम उस देश के लिए जो कर्तव्य है, नागरिक अधिकार की बात सब करते हैं, कर्तव्य क्या है इसको जन जन तक पहुंचाएं और वो कर्तव्य के लिए उद्धत हों। तो ये एक और अंतिम उसका जो प्रण है वह है पर्यावरण। पर्यावरण, जिस देश में हम रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, उसमें अगर हम कुछ वृक्ष लगाएं, हम हरियाली पैदा करें, सफाई रखें, तो यह सब भाव लेकर के हमको इस शताब्दी वर्ष में प्रत्येक परिवार, प्रत्येक जन तक हमारे स्वयंसेवक जा रहे हैं। और इस पांचों प्रण को पूरा करने के लिए हम सेमिनार भी कर रहे हैं, लेख लिख रहे हैं और उनसे व्यक्तिगत संपर्क करके परिवारों की कैसे प्रबोधन किया जाए, कैसे उनको ट्रेन बच्चों को किया जाए कि वो आगे भावी अच्छा नागरिक बने, यह प्रयास हो रहा है। तो बिल्कुल अशोक जी, जब आपने किस तरीके से कितनी आसानी सी भाषा में आपने बताया और ये आपने जर्नलिज्म की भाषा में भी बता दिया। अब आप सोचेंगे आलोक ये क्यों पूछ रहा है, जैसे जर्नलिज्म में जब 5W होता है, तो ऐसे ही आज आपने जो भा की बात की, जब भाषा की बात की, भावना की बात की, भवन की बात की, ये तमाम सारी जब चीज़ों का जब आपने जिक्र किया, तो हमारा जो शो जो दर्शक देख रहे होंगे उनके मन में भी अगर जब हम क्रियाकलापों की बात करते हैं, जब हम अनुशासन को लेकर के बात करते हैं, तो जो संघ से जुड़ना चाहते हैं उनके लिए क्या कुछ संदेश है और किस तरीके से वो जुड़ सकते हैं? देखिए, संघ में जुड़ने के लिए कोई प्रवेश शुल्क नहीं है, कोई फार्म नहीं भरा जाता और कोई ये बंद संगठन भी नहीं है। खुले पार्कों में दैनिक शाखा लगती है, प्रातःकाल भी और सायंकाल भी, और ऑनलाइन भी आप इसमें भाग ले सकते हैं, प्रवेश ले सकते हैं। जिस दिन आप आए शाखा पर और शाखा पर ध्वज को प्रणाम किया, हमारे 100 वर्ष के इस संगठन में कोई भगवान नहीं बना है इस संगठन का, भगवान एक ही है और वह हमारा राष्ट्रीय ध्वज। राष्ट्रीय ध्वज का मतलब हुआ भगवत ध्वज, और उस भगवत ध्वज को जब हम गुरु मानते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं, तो हमारा संघ जीवन प्रारंभ हो जाता है। आप बन गए स्वयंसेवक। उसके बाद आप उसमें आते ही आपको मालूम पड़ेगा कि हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आ रहा है। आप शारीरिक रूप से ठीक होंगे। मैं तो कहता हूँ कि हम तो सन 60 से जुड़े हुए हैं और हम ये मान रहे हैं कि 5 गारंटी तो हमें मिली थी कि हमारा किडनी नहीं खराब होगा, हमारा लीवर नहीं खराब होगा, हमारा हार्ट नहीं खराब होगा, शुगर नहीं होगा, ब्लड प्रेशर नहीं होगा, और ये सब रोग नहीं मुझे हैं, कोई रोग नहीं है, क्योंकि एक स्वभाव अच्छा हो, विचार अच्छे हों और मानसिक शारीरिक रूप से आप परिश्रमी और मिलनसार हों, लोगों से मिलते रहे, चलते रहिए। अगर आप चल रहे हैं तो चलते रहेंगे, नहीं चलेंगे तो चले जाएंगे, यह भाव हमें सिखाया जाता है। तो बस हम चरेवेती सबके पास मिलिए, चलते रहिए, यही भावना। तो आप बड़े आराम से आप स्वयंसेवक बन सकते हैं। बस आपको अगर प्रातः शाखा में है तो प्रातः उठना पड़ेगा, शाम शाखा में है तो आप शाम को जाना पड़ेगा, और नहीं तो आप अपना लैपटॉप कंप्यूटर खोलिए, ज्वाइन आरएसएस करके टाइप करिए और तुरंत आरएसएस आपको स्वागत करेगा और आप अपना परिचय दीजिए और आपको निकटस्थ शाखा पे लोग आपसे संपर्क करने आ जाएंगे। तो ऑनलाइन भी आप संघ में भाग ले सकते हैं और भौतिक रूप से, और आप घर में बहुत व्यस्त हैं, जैसे बेंगलोर वगैरह में बड़े साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक, तो 1 घंटे की शाखा घर में ही आप ऑनलाइन पूरे बंगलोर में चल रहा है, उस शाखा में सम्मिलित होकर और प्रार्थना के समय खड़े होकर घर में ही प्रार्थना कर लीजिए। तो शाखा से जुड़िए और तभी आप संघ को समझ पाएंगे।
बिल्कुल, यानी कि संघ को अगर समझना है तो शाखा से जुड़िए। और इस तमाम सारे सवालों के बीच में अशोक जी, मैं आपसे एक सवाल तो पूछना ही भूल गया। विश्व संवाद केंद्र को लेकर के बात करें, आप वहाँ के भी सचिव हैं, वहाँ पर जो बच्चे आते हैं उनको किस तरीके का प्रशिक्षण देते हैं आप? देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो समाज के प्रत्येक क्षेत्र में इस शताब्दी वर्ष में पहुंच चुका है। कोई क्षेत्र जीवन का नहीं है जहां पर कि संघ के समवैचारिक संगठन कार्य न कर रहे हों। आदिवासी क्षेत्र से लेकर के वनवासी क्षेत्र से लेकर के आप देखिए तो सभी क्षेत्रों में यह संगठन फैले हुए हैं। आप शाखा आइए या उसके समवैचारिक किसी संगठन में भी आप अगर भाग लें तो आप बड़े आसानी से उसमें सहभागिता कर सकते हैं। और आपका प्रश्न था कि विश्व संवाद केंद्र, तो विश्व संवाद केंद्र का मुख्य कार्य है कि जो सही बातें हैं, जैसे मीडिया वर्ग है तो मीडिया से कैसे संपर्क बढ़ाया जाए। संघ प्रचार में ये नहीं चाहता कि प्रचार से हम जाने जाएं, हम अपने कार्यों से जाने जाएं। मगर जो कार्य किया जा रहा है तो जो नेगेटिव बातें संघ के प्रति फैलती हैं तो हम प्रचारकों को सही बात उनको बताते हैं कि सही बात ये है। तो इसके लिए पत्रकारों से संपर्क करने के लिए, जयंतियां मनाने के लिए महापुरुषों की, समय समय पर गोष्ठियां आयोजित करने के लिए, पत्रकारिता प्रशिक्षण देने के लिए, नागरिक प्रशिक्षण देने के लिए यह एक जियामऊ लखनऊ में और देश के 35 स्थानों पर प्रत्येक राज्य में यह विश्व संवाद केंद्र खुला हुआ है। तो खास तरीके से जो मीडिया से संबंधित लोग हैं वो वहाँ से संपर्क करके और विभिन्न प्रकार से संघ को जानने का प्रयास कर सकते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वगैरह भी तमाम सारे माध्यम है संघ से जुड़ने के। जब बड़ी बात संघ के, जब शाखाओं की बात करें, जब अन्य संगठन को लेकर के, तो जब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भी है, किस तरीके से मजदूर संघ को लेकर के है, महिलाओं को लेकर के, अन्य संगठन किस तरीके से सक्रिय हैं और वो समाज को किस तरीके से लाभ पहुंचा रहे हैं। देखिए, एक शब्द प्रयोग करते हैं हम लोग शाखा में कि संघ कुछ नहीं करता, परंतु संघ का स्वयंसेवक सब कुछ करता है। जो जीवन के लिए आवश्यक है, जो राष्ट्र के लिए आवश्यक है, और उन स्थानों पर वह अपना संगठन खड़ा करता है। तो आप देखिए कि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा विद्या भारती करके संगठन चल रहा है। मैं समझता हूँ कि 1,37,000 से ऊपर प्रशिक्षक हैं, यानी शिक्षक रखे गए हैं और देश के हर स्थानों पर, नागालैंड से लेकर के और जैसलमेर तक, और आप कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक विद्या भारती के शिशु मंदिर और इसके नाम से विद्यालय चलते हैं। संस्कार बच्चों को अच्छे दिए जाते हैं। इसी प्रकार से आप देखिए कि राष्ट्र सेविका समिति तो बनी हुई है, जिस प्रकार से कि पुरुष आते हैं संघ शाखा में तो महिलाओं के लिए अलग शाखा चलती है। इसी प्रकार से आप देखिए कि हर क्षेत्र में विद्यार्थी, मजदूर, वकील, बौद्धिक वर्ग, भारत विकास परिषद, ऐसे किसी भी संगठन में आप अपने नज़दीकी भाग ले सकते हैं और भाग लेकर के उसमें से लाभान्वित भी हो सकते हैं और सहयोग भी प्रदान कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप देखिए कि उन क्षेत्रों में जहाँ आपकी कल्पना नहीं होगी, अब रेडियो जॉकी है, रेडियो जॉकी को बहुत समय मिलता है बोलने के लिए, मगर क्या बोलना है, तो राष्ट्र के लिए कोई बात बोलना है, हम लोग संपर्क करते हैं। हमारा संपर्क विभाग भी है, तो संपर्क विभाग में हम लोग सभी से मिलते हैं। हमारे अधिकारी जाकर के एकता कपूर से भी मिले कि आप ऐसी महिलाओं के लिए कार्यक्रम बनाती हैं, महिलाएं बड़ा उनको, उनके अंदर बड़ी विकृति आ रही है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, राष्ट्र भावना भी हम भरेंगे। तो अब अपने सीरियल में तो हम सबसे मिल करके यह बताते हैं कि राष्ट्र को प्रथम रखते हुए जो भी कार्य करिए कि इससे क्या राष्ट्र को फायदा हो रहा है। बिल्कुल, निश्चित रूप से राष्ट्र निर्माण की जब हम बात करते हैं, एक फाइनल कमेंट आपसे कि आने वाली जो युवा पीढ़ी है, जब हम सशक्त युवा की बात करते हैं, समृद्ध युवा को लेकर के बात करते हैं, आने वाली पीढ़ी के लिए क्या संदेश है? देखिए, सबसे पहले तो आने वाली पीढ़ी को तो हम ये कहेंगे कि आलस्य छोड़िए और जगिए, प्रातःकाल जग करके और 1 घंटा नियमित व्यायाम करिए। हमारी शाखा पे आइए और आप देखेंगे कि आपके जीवन में अनेक परिवर्तन आएंगे। आपका भोजन, भाषा, भूषण, पहनावा, बातचीत, ये सब में परिवर्तन आ जाएगा। आप संघ को समझना हो तो किसी शाखा पर आ जाइए, आप किसी संगठन में भाग लीजिए, आपको परिवर्तन अपने अंदर अनुभव होगा और आप देखेंगे कि जो विकृतियां आ रही हैं, जो पाश्चात्य सभ्यता से हमारे अंदर जो अनेक प्रकार के भाव ऐसे पैदा होते हैं, हम उससे दूर होंगे और हम निश्चित रूप से भारतीय संस्कृति को पहचानेंगे। और जब भारतीय संस्कृति को पहचानेंगे तो भारतीय होने में, निखरने में और आपके आगे बढ़ने में, बड़े बड़े वैज्ञानिक बनने में,
अच्छे इंजीनियर बनने में आपको कितनी सरलता मिलेगी, यह मैं कहना चाहता हूँ आज की भावी पीढ़ी से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर आने के लिए, हमसे बात करने के लिए। तो अशोक सिन्हा जी ने आज किस तरीके से तमाम सारे सवालों के जवाब दिए और उन्होंने साफ तौर पर कहा किस तरीके से संघ से जुड़ सकते हैं, और सबसे बड़ी बात, संघ जब अपनी शताब्दी वर्ष मना रहा है तो किस तरीके के कार्यक्रमों के आयोजन भी किए जा रहे हैं जिनसे युवा भी जुड़ सकते हैं। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। बने रहिए TV 27 न्यूज़ के साथ। लेटेस्ट अपडेट खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।